फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम बात करेंगे हमारे पुनर्जागृति आंदोलन में। पहला नाम है ईवी हैवल। ठीक है, तो अब देखिए, बंगाल के पुनरुत्थान जो है ईवी हैवल और अविनाश टैगोर को कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के जो है बंगाल का पुनरुत्थान काल का जो है स्टार्ट किया था, जिसमें से बंगाल शैली के मतलब कई सारे जो है बंगाल स्कूल के कई सारे दिग्गज कलाकार यहाँ से आए थे। ठीक है, जिनमें से ज़्यादातर जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो किन के शिष्य रहेंगे, ईवी हैवल के रहेंगे या फिर अविनाश ठाकुर के शिष्य रहेंगे। ठीक, ये दोनों मेन थे। बाकी तो हैं, बाकी मैंने आपको शिष्य के बारे में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो इनके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि इनका पूरा नाम क्या है, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवल। ठीक है, और इसे बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत भी कहा जाता है। जन्म इनका जो है 16 सितंबर 1861 वर्कशायर इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें हमने पहले ही पढ़ा दिया है। इनके पूरे जो टेबल थी उसमें हमने इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक हर चीज़ बताया था। ठीक है, मृत्यु इनकी जो है 31 दिसंबर, ठीक है, 1934 में हुआ था। ठीक है, एक अंग्रेज शिक्षक थे और साथ में कला प्रशासक भी थे, कला इतिहासकार तथा समीक्षक भी थे। ठीक है, कई सारे 3-4 चीज़ें काम करते थे। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, पुनर्जागृति आंदोलन क्या था, तो पाश्चात्य प्रभावों को नकार कर भारतीय परंपरागत मूल्यों को पुनः स्थापित करना था। मतलब जो पाश्चात्य के प्रभाव थे, यानी कि जो अंग्रेज़ जो हमारे यहाँ पे थे, ठीक है, वो पाश्चात्य प्रभाव पे चित्रकारी करवाते थे। तो इन लोगों ने क्या किया था कि इन्होंने पाश्चात्य प्रभाव को नकार दिया था और भारतीय परंपरागत मूल्यों, ठीक है, यानी कि भारतीय हमारी परंपरागत थी, उसके मतलब उसको बेस बनाकर इन लोगों ने जो है वो चित्र करना प्रारंभ किया था। ठीक है, इसीलिए इन लोगों का नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब देखिए, पुनर्जागृति के मार्गदर्शक कौन थे, तो ईवी हैवल जो कि एक अंग्रेज़ थे, वो हमारे यहाँ के नहीं थे, वो कहाँ के थे, वो इंग्लैंड के थे। ठीक है, और अविनाश टैगोर ये भारतीय थे। ठीक है, यही दोनों मार्गदर्शक थे। पुनर्जागृति में किन कलाओं से प्रेरणा ली थी, तो भारतीय शास्त्रीय एवं परंपरागत चित्रों से ली थी। ठीक है ना। ईवी हैवल 1884 ईसा में किस विद्यालय के प्रधानाचार्य बने, तो किसके, मद्रास आर्ट कॉलेज के। ठीक है, मद्रास, और ये सबसे पुराना कॉलेज है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जितने भी कॉलेज आर्ट कॉलेज बने, जिसमें से सबसे पुराना जो हमारा मद्रास आर्ट कॉलेज है, और इसके प्रधान अध्यापक कौन बने थे सबसे पहले, ईवी हैवल। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, और इन्हें बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत भी कहा जाता है। ठीक, इतना याद हो गया आपको। 16 सितंबर जो है इनका जन्म हुआ था। 16 सितंबर और किस चीज़ के लिए याद आप रख सकते हैं, 16 सितंबर को ही जो है वो ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। और मृत्यु जो है इनकी 31 दिसंबर, यानी कि साल के एकदम आखिरी में। ठीक है, 31 दिसंबर को 1934 में हुई थी। ठीक, इस तरह से आप रिलेट करके इनको याद कर सकते हैं। ठीक, ईवी हैवल 1896, ठीक है, 1896 ईसा में किस विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य बने, तो अब देखिए, उसके बाद पहले तो ये मद्रास में बने, उसके बाद 1896 में कहाँ बने, कलकत्ता आर्ट कॉलेज में। ठीक, भारतीय छात्रों को पश्चिमी कला का परित्याग करने के लिए किसने कहा था, इन्होंने ही कहा था कि आप पश्चिमी कला को जो है वो आप छोड़ दीजिए और आप भारतीय कला को चित्रित करिए। किसने कहा था, ये ईवी हैवल ने कहा था। ईवी हैवल की पहली ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी थी, तो पवित्र नगर बनारस, जो 1905 ईसा में प्रकाशित हुई थी। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। ठीक, कि पवित्र नगर बनारस, ठीक है, जो प्रकाशित हुई है वो किसने की थी। ठीक है, तो इसका आपको याद होना चाहिए कि किसने मतलब किसने प्रकाशित करवाई थी, तो ईवी हैवल ने करवाई थी। ठीक है, और बनारस की जो सीरीज़ है, ठीक है, वो किसने चित्रित की थी, तो वो राम कुमार ने चित्रित की थी। थोड़ी सी चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा याद रखिए। पवित्र नगर बनारस अगर बात आती है, पवित्र नगर बनारस 1905, ठीक है, ये प्रकाशित की गई थी। ठीक है, किसकी थी, ईवी हैवल की। लेकिन अगर बनारस सीरीज़ की बात की जाएगी, श्रृंखला की बात की जाएगी, तो वो कौन थे, राम कुमार।
ईवी हैवेल का दूसरा ऐतिहासिक विषय ग्रंथ कौन सा था? तो भारत में आर्यों का शासन, जो 1918 ईसा में प्रकाशित हुई। ध्यान दीजिएगा, जो ईवी हैवेल थे वो कला समीक्षक थे, इतिहासकार थे। इनका इस चीज़ में जो है ज़्यादा नाम चला था। इनका चित्रकला के नाम में इतना ज़्यादा नहीं था कि मतलब इन्होंने कोई कला वाला बनाई थी, लेकिन हाँ ये क्या थे, क्योंकि ये एक शिक्षक थे इसीलिए क्या थे, कला प्रशासक थे, साथ में कला इतिहासकार थे और कला समीक्षक थे। ठीक है, अब देखिए ईवी हैवेल द्वारा भारतीय कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम, ये पुस्तक का नाम पूछता है तो 3-4 पुस्तक नाम तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए। मेन है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, ठीक है, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट्स, इंडियन आर्किटेक्चर और द बंगाल पट। ठीक है, द बंगाल पट किस चीज़ की थी, कंपनी शैली की थी ना, द बंगाल पट। ठीक है, इंडियन आर्किटेक्चर, ये चारों बुक्स का नाम आप याद रखिएगा, जो कि किसने लिखा था, ईवी हैवेल ने लिखा था। ठीक, ईवी हैवेल के अतिरिक्त किस महान लेखक ने पुनर्जागृत आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया था? तो किसने किया था? अब देखिए ये क्या बोला, अतिरिक्त किस महान लेखक ने। ठीक है, बात आती है लेखक, जो अविंदनाथ थे वो क्या थे, कलाकार थे। ठीक है, वो चित्रकार थे, लेकिन यहाँ पे जब आती है लेखक, ठीक है, तो लेखक जो थे वो कौन थे, आनंद कैंतेस कुमार स्वामी, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, A.K. स्वामी। ठीक है, A.K. स्वामी। तो इनके में कंफ्यूज मत हो जाएगा, क्योंकि A.K. स्वामी ने भी कई सारी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बीच में याद रखिएगा कि A.K. स्वामी ने कौन कौन सी पुस्तक, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक दिखा दिया, मैं PDF आपको बहुत जल्दी डाउनलोड कर दूँगी, तो उसमें आपको पूरा मिल जाएगा कि किसने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी, किसने कौन कौन सी चित्र बनाई थी। ठीक है, तो अब देखिए 1913 ईसा में आनंद कुमार स्वामी ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की थी? तो कला एवं स्वदेशी। कौन सी पुस्तक चित्रित की? तो कला चित्रित की थी, कौन सी पुस्तक प्रकाशित की थी? ठीक है, तो A.K. स्वामी ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की थी? तो कला एवं स्वदेशी, यानी कि इनकी एक पुस्तक का नाम क्या हो गया, कला एवं स्वदेशी हो गया। ठीक, अब देखिए 1907 ईसा में हैवेल, ठीक है, ईवी हैवेल तथा गंगेंद्र नाथ टैगोर ने मिलकर कौन सी संस्था स्थापित की थी? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ठीक, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड किचनर थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? तो 30 अंग्रेज थे तथा 5 भारतीय थे। ठीक, किस अंग्रेज अधिकारी ने प्राचीन बौद्ध प्रतिमा की आलोचना करते हुए कहा था, एक उबला हुआ चर्बी से बना पकवान भी आत्मा की उत्कट निर्मलता तथा स्थिरता के प्रतीक का काम दे सकता है? ठीक है, ये कौन थे, आलोचक। ठीक है, कौन होगा ये, वर्डवुड। ठीक है, वर्डवुड, ये इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि ये एक आलोचक भी थे, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि इसमें से कौन कौन से आलोचक हैं, कौन से आलोचक नहीं हैं। ठीक ठीक, इतना जो है आप थोड़ा सा इनके बारे में याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि बंगाल स्कूल, ठीक है, जैसे बंगाल शैली राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में यूरोपीय प्रभाव के विरुद्ध एक आंदोलन था। इनका नारा था कि परंपरागत भारतीयों की ओर पुनः लौटें। ठीक है, परंपरागत क्या था, परंपरागत भारतीयों की ओर पुनः लौटे, ये ईवी हैवेल का ही जो था नारा था। ठीक है ना, अब देखिए इन्होंने बंगाल शैली में कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया था? तो जल रंग, टेम्परा, वॉश तकनीकी। ठीक है, ये 3 चीज़ों का जो है इन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया था। ठीक, इतना आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक, उसके अलावा बाकी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारे अवनींद्रनाथ ठाकुर के बारे में। अब बात आती है इनकी, हमारे अवनींद्रनाथ ठाकुर की। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1871 में। कब हुआ था? 7 अगस्त 1871 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? जोरासाको, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है वो 5 दिसंबर 1951 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? सेम कलकत्ता में ही हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 अगस्त में पैदा हुए थे, 5 दिसंबर को ख़त्म हो गए थे। ठीक है, लगभग ये कितने साल जिए थे? लगभग ये 80 साल
ठीक है। 80 साल इनकी उम्र थी, मतलब 80 साल तक जिए थे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और याद रख लीजिएगा कि इनकी पत्नी का नाम जो है वो सुहासिनी देवी है, पिता जो है उनके गुणेन्द्र नाथ ठाकुर थे, चाचा उनके रविंद्रनाथ थे, ठीक है। बड़े भाई का नाम था गंगेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पिता का नाम गुणेन्द्र नाथ था तथा बड़े भाई का नाम जो है वो गंगेंद्र नाथ था। गंगेंद्र नाथ भी चित्रकार थे, जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहन भी जो हुई इनकी, बहन के बारे में याद रखिएगा, बहन का नाम था इनके सुनैना देवी, और सुनैना देवी जो थी वो भारत की प्रथम महिला चित्रकार थी, ठीक है। पहली महिला चित्रकार कौन थी? तो सुनैना देवी। सुनैना देवी किसकी बहन थी? तो वो अविंद्रनाथ की बहन थी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। तो देखिए, बंगाल शैली का सूत्रपात किसने किया था? तो अविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था? तो ठाकुर शैली भी था। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से आरंभ होता है? तो बंगाल स्कूल से आरंभ होता है। बंगाल स्कूल का मूल भावना क्या थी? शास्त्रीय एवं परंपरागत कला से प्रेरणा और नवीनता का समावेश, ठीक है। ये बंगाल स्कूल की मूल भावना थी। कौन सा चित्रकार था जो शैलियों को अपने में समाहित कर सकता था? तो वो अविंद्रनाथ ठाकुर थे। इनका नाम बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, तो इनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक। अविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म किस दिन हुआ था? तो जन्माष्टमी के दिन, तो यानी कि 7 अगस्त को कौन सा दिन था? 7 अगस्त को उस समय जन्माष्टमी का दिन था, ठीक है। अविंद्रनाथ ठाकुर का कला पर किन किन शैलियों का प्रभाव पड़ा? तो पश्चिमी, ठीक है, ईरानी, चीनी, जापानी, मुगल तथा अजंता का प्रभाव पड़ा। ये देखिए, गणेश जननी इन्हीं के चित्र हैं, अविंद्रनाथ ठाकुर के चित्र है। ये देखिए, गणेश जननी स्त्री है, देखिए पूजा कर रही हैं, और पेड़ वगैरह हैं, ठीक। अब देखिए, अविंद्रनाथ ठाकुर के गुरु कौन थे? तो गिल्हार्डी थे इनके गुरु। इनके गुरु का नाम क्या था? गिल्हार्डी, ठीक है। अविंद्रनाथ ने जापानी टेक्निक यानी कि वॉश टेक्निक, ठीक है, किससे सीखी थी? तो योकोहामा, ठीक है, हिंसा और ताइक्वान से, ठीक है, इन दोनों से इन्होंने सीखा था, ठीक है। थोड़ा सा इनको याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एक दो बार जो है इनके जो है गुरु के नाम पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक। तो इनके गुरु का नाम थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। तो देखिए, वॉश पेंटिंग की रंग योजना कैसी थी? तो धूमिल थी। अविंद्रनाथ टैगोर ने किससे परामर्श से बंगाल कला को जन्म दिया? तो ईवी हैवल, ठीक है। ईवी हैवल की हमने बात की थी। ईवी हैवल और ये जो है अविंद्रनाथ, दोनों ने मिलकर ही शुरुआत की थी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर का काव्य महापुराण किसने चित्रित किया था? तो अविंद्रनाथ ने ही किया था, 1941 में किया था, ठीक है। किसका? रविंद्रनाथ टैगोर का। अविंद्रनाथ ने कौन से चित्र बनाकर अपना ब्रश त्याग दिया था? तो कौन सा था वो? काव्य महापुराण। कौन सा था? काव्य महापुराण। इसको जो है आप थोड़ा सा और अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इनका आखिरी चित्र जो था वो आखिरी चित्र था इनका काव्य महापुराण था, ठीक। अब देखिए, बंगाल कला क्या थी? तो कला आंदोलन थी। बंगाल शैली का मुगल सिद्ध कलाकार कौन था? तो अविंद्रनाथ ठाकुर था, ठीक है। मुगल सिद्ध कलाकार हमने पहले पूछा भी था जब शॉर्ट नेम हम याद कर रहे थे, तो उसमें था कि मुगल सिद्ध कलाकार किसे कहा जाता है? तो मुगल सिद्ध कलाकार जो है वो अविंद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। अविंद्रनाथ ने अपनी पुस्तक श्रृंखला किस तकनीक से बनाई? तो वॉश तकनीक में बनाई। किस में बनाई? वॉश तकनीक में। अविंद्रनाथ का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो भारत माता है। अब ये भी याद रखिएगा, भारत माता, ठीक है। भारत माता 3-4 लोगों ने और बनाई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस किनका हुआ था? वो अविंद्रनाथ का ही हुआ था। भारत माता को पहले किस नाम से जाना जाता था? भारत माता को पहले जो है वो बंग माता के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? बंग माता, ठीक है। अब बंग माता को भारत माता नाम किसने दिया था? तो सिस्टर निवेदिता ने दिया था, ठीक है। सिस्टर निवेदिता ने दिया था। 1905 में अविंद्रनाथ ठाकुर कहाँ के प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए? तो कलकत्ता आर्ट ऑफ स्कूल के। अविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने युवा काल में किस इटालियन चित्रकार से तैल चित्रण की शिक्षा ग्रहण की? तो गिल्हार्डी से की थी। किसे? गिल्हार्डी से, ठीक। 1920 ईसा में कला भवन,
ठीक है, क्या किसकी बात आ रही है? कला भवन, ठीक है, जो कि कहाँ है? शांति निकेतन कलकत्ता, यानी कि कला भवन कहाँ है? कलकत्ता में है। में कला अध्यक्ष पद किसने संभाला था? तो अविन्द्रनाथ ठाकुर ने संभाला था। अविन्द्रनाथ ठाकुर के चाचा का नाम क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब रविन्द्रनाथ टैगोर का कौन से चित्र जो है वो अविन्द्रनाथ ने बनाया था? हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, तो कौन से चित्र था वो? सॉरी, इसमें तो लाइव हो भी नहीं सकता कि लाइव में मैं आपको क्वेश्चन भी पूछ सकूं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, उनका जो था वो काव्य महापुराण, ठीक है, काव्य महापुराण अविन्द्रनाथ का लास्ट चित्र था, ठीक है, और अविन्द्रनाथ ने रविन्द्रनाथ टैगोर की उसी चित्र को चित्रित किया था। हालांकि और भी चित्रित किया था, लेकिन वो सबसे ज़्यादा फेमस था। अविन्द्रनाथ की कला उनके व्यक्तिगत अधिकार पर आधारित है। किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? स्टेला कैम्ब्रिज ने लिखा है। अविन्द्रनाथ के चित्र की कहाँ और क्यों कटु आलोचना की गई? तो बंगाल में, क्योंकि इनके चित्रों में चीनी रेखा तथा जापानी वॉश तकनीक का अनुकरण था, इसीलिए, ठीक। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के में अविन्द्रनाथ के गुरु कौन थे? तो सिनोरथी लाडी ठीक, कौन थे? सिनोरथी लाडी। भारतीय शिल्प के षडंग, ये हमने फर्स्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि भारतीय शिल्प के षडंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अभी ध्यान दीजिएगा आप, षडंग ये किसी और पुस्तक में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन भारतीय शिल्प के षडंग, यानी कि अगर ये पूरा को पूरा आता भारतीय शिल्प के षडंग, तो जो ये पुस्तक है ये किसने लिखी थी? ये अविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखी थी। देखिए, अविन्द्रनाथ ने मुखौटे या कार्टून में क्या उजागर किया था? तो सामाजिक बुराइयों को उन्होंने जो है इसमें उजागर किया था, ठीक है ना। अविन्द्रनाथ का भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र कौन सा था? तो शुक्ला भिसारे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा कि फर्स्ट चित्र उनका कौन था? शुक्ला भिसारे। उनका लास्ट चित्र कौन सा था? काव्य महापुराण था, ठीक है। उन्होंने कौन सा और चित्र बनाया था फेमस? गंगा माता, जिसे भारत माता भी कहा जाता था, ठीक है। किस तकनीक में इन्होंने काम किया था? तो इन्होंने वॉश तकनीक में काम किया था, ठीक है। अब देखिए, अविन्द्रनाथ ने रेखा चित्र की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो श्री पामर से की थी। अविन्द्रनाथ ठाकुर किसके लिए जाने जाते हैं? तो जल रंग, ठीक है, वॉश तकनीक के लिए जाने जाते हैं। यात्रा का अंत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो अविन्द्रनाथ ठाकुर। कौन सा? यात्रा का अंत, ठीक। योकोहामा ताइक्वान तथा हिंशिदा नामक दो जापानी चित्रकार रविन्द्रनाथ के घर में कितने वर्ष तक रहे थे? 2 वर्ष तक रहे थे, जहाँ पर इन्होंने इनसे चित्रकारी सीखी थी। अविन्द्रनाथ ठाकुर कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने थे? तो सन 1905 में बने थे। अविन्द्रनाथ ठाकुर ने जापानी तकनीक में बने चित्र का क्या नाम था? तो संधद्वीप और भारत माता। कौन सा था? संधद्वीप और भारत माता। अरेबियन नाइट्स चित्र श्रृंखला बहुत ज़्यादा फेमस है और आपको याद रखना पड़ेगा। अरेबियन नाइट्स चित्र श्रृंखला किसकी है? तो ये है अविन्द्रनाथ ठाकुर की है। किसकी है? अविन्द्रनाथ ठाकुर की। अविन्द्रनाथ ठाकुर वॉश चित्रण के लिए किस धरातल का प्रयोग करते थे? तो इंग्लैंड का बना कार्ट्रिज पेपर का। किसका? इंग्लैंड का बना कार्ट्रिज पेपर का। अविन्द्रनाथ ठाकुर ने लगभग कितनी पुस्तकें लिखी? तो लगभग उन्होंने 20 पुस्तकें लिखी थी। कितनी पुस्तकें लिखी थी उन्होंने? लगभग 20 पुस्तकें लिखी थी, ठीक है। अविन्द्रनाथ ठाकुर की शैली कैसी थी? तो सामान्यवादी थी। अविन्द्रनाथ ठाकुर के शिष्य का क्या नाम था? रानी चंदा। कौन थी? रानी चंदा। अविन्द्रनाथ ठाकुर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो जोड़ा साको धारे। और इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? जोड़ा साको। कहाँ हुआ था इनका जन्म? जोड़ा साको, ठीक है ना। अब इनके में थोड़ा सा और देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इन्होंने इसके अलावा, ठीक है, काटुम कुटुम की कृत काष्ठ से निर्मित उल्लू इन्होंने बनाया था, जो कि भी कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, ठीक है। और अवनी बाबू ने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक, ठीक है, चित्रांगना के लिए 32 चित्र बनाए। अवनी बाबू, अविन्द्रनाथ बाबू को ही अवनी बाबू भी कहा जाता था। तो अगर कभी अवनी बाबू आएगा तो आप समझ जाइएगा कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बारे में याद रखिएगा। और
इन्होंने जो है बच्चों वाली कहानियाँ भी लिखी थी, जिसमें राज कहानी जो थी वो भी थी। ठीक है, अवन ठाकुर, ये भी बच्चों के लिए उन्होंने लिखा था। तो अगर कभी आता है तो, और इनके जो है 4 स्तंभ गिने जाते थे। 4 स्तंभ में कौन कौन थे? पहले नंदलाल बासु, असित कुमार हलदर, शीतेंद्रनाथ मजूमदार और शैलेंद्र डे, ये इनके मेन कहे जाते थे। ये इन्हीं के साथ मिल करके ही जितना था सब कुछ उन्होंने बनाया था, मतलब इसको बंगाल शैली को इतना ज़्यादा आगे तक ले गए थे। ठीक है, इनके चित्रों का विषय क्या था? मेन ऐतिहासिक, पौराणिक था, साहित्यवाद था। ठीक है, ये 3-4 चीज़ों से लेकर के इन्होंने बनाया था। ठीक है, और इनकी जो चित्र श्रृंखला है वो कौन सी है? मुगल श्रृंखला। ठीक है, मुगल श्रृंखला जो है इन्होंने बनाया था। ठीक है, और कौन कौन सा बनाया था? इन्होंने उमर ख़्याम भी बनाया था, लैला मजनू भी बनाया था। अरेबियन नाइट्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, ऋतुसंहार, रामायण, महाभारत, कई सारा। इनके सबसे फेमस चित्र कौन सा था? शाहजहाँ के अंतिम दिन का। ठीक है, नहीं, शाहजहाँ का अंतिम दिन नहीं, ये था आपका, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जब सलीम का जन्म जब हुआ था, ठीक है, उसका चित्र इनका सबसे ज़्यादा फेमस चित्र था। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा फेमस इनका चित्र हुआ था। हालांकि हमारे इसमें जितने भी हम पढ़े हैं उसमें कहीं पे उसके बारे में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस उनका वही चित्र था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके बारे में हम नंदलाल बासु और भी जो हमारे फेमस से चित्रकार हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक।